You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. हम लोग लॉजिक गेट्स कर रहे थे और उसमें हमने टोटल 5 गेट्स के बारे में देखा था। एक था हमारा और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर. Nor is a combination of or plus not, and NAND gate, that is a combination of and not. You can see ये जो NAND गेट है ये कॉम्बिनेशन है AND गेट प्लस नॉट गेट. ये जो आगे जो सर्कल लगाते हैं इसका मतलब होता है नॉट. ये NAND गेट है और यूनिवर्सल गेट की तरह हम लोग नॉर गेट और NAND गेट को यूज करते हैं. तो ट्रुथ टेबल कैसे लिखते हैं और कोई भी सर्किट अगर इस तरह से दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग को देखना है. कुछ क्वेश्चंस हमने शेयर किए हैं. जस्ट वेट अ मिनट. एक दो डाउट है मैंने जैसे देखिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का जब तक ये फाइल शेयर होती है एक्चुअली ये सिंक हो रहा है. तब तक ये जो डाउट्स है वो देख लो. पर इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट scattering experiment when a projectile of charge Z1 and mass M1, suppose ये एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मास है M1
और इसका चार्ज Z1 approaches a target nucleus of charge Z2। हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, इसका मास है इसका m2। Distance of closest approach is r0। The energy of the projectile is। इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो r0। यानी कि यहां पर आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। एट डिस्टेंस r0 द वेलोसिटी ऑफ दिस इज गेटिंग 0। अब यहाँ पर टारगेट न्यूक्लियस रेस्ट में है या मूविंग है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो पहले हम लोग कुछ देर के लिए ज्यूम कर लेते हैं कि ये रेस्ट में है। रेस्ट में है तो जब ये नियरेस्ट पॉइंट पर होगा तो उस समय इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी that will equals to k z1 z2 upon r0। और काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 हो चुकी है, तो इनिशियली यही काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमसे पूछा जाता है एनर्जी प्रोजेक्टाइल, इसको हम लोग हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, और हाफ m1 इंटू v स्क्वायर directly proportional to m1, directly proportional to m1 into m2, directly proportional to z1 z2, inversely proportional to z1। अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन ही होगा। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है और ये z1 और z2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, इसका थर्ड ऑप्शन ही दिया। थर्ड ही दिया उसका, फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1। काइनेटिक एनर्जी में ये जो राइट हैंड, ये तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ये पूरा टर्म काइनेटिक एनर्जी है। मास का टर्म कहाँ से आ रहा है आपका? लेफ्ट हैंड साइड में वेयर वी आर गेटिंग द टर्म ऑफ मास, जो सेकंड क्वेश्चन है क्यों नहीं सिंक हो रहा, समझ नहीं आ रहा। Okay, second question है the ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वही एनर्जी है जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। what is when its electron is in the first excited state। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n is equals to 2। इट्स एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? ये हमारा के शेल है, हमारा एल शेल है, और इस तरह से हमारे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स दिए गए। यहाँ पर अगर -13.6 होता है तो ये हमारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एंड इसके बारे में भी -1.51 ऐसा करके हम लोग लिखते चले जाएंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, यानी कि यहाँ पर इट्स एक्साइटेशन एनर्जी, इसको एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? तो डेफिनेटली इसको जस्ट इसके ऊपर वाले सेल में जाना है। एक्साइटेशन का मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ही होता है। मतलब
इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मूव करने के लिए इसकी जो एनर्जी है उसको जीरो करना पड़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, इसी को बोलते हैं ना कि उसकी जो जो भी एनर्जी है उसको जीरो, मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट अगर पूछी जाए तो उसको जीरो करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही हमारा एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी। तो अगर के शेल में है तो 13.6, एल शेल में है तो 3.4। सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन लिया है। The ground state energy of hydrogen atom is when the electron is in the first excited state. Its excitation energy is गलत दिया है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है ना, ग्राउंड स्टेट में होता तब भी कुछ देर के लिए मान सकते हैं कि वहां से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो हमारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन जो क्वेश्चन है और जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो 3.4 ही सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, 10.2 रॉन्ग। एक मिनट बच्चे, ये बार बार सिंक नहीं हो रहा, कुछ तो दिक्कत है। एक मिनट, अब शेयर कर रहे हैं। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इफ Na is the number density of acceptor atom added and Nd is the number density of donor atom added to a semiconductor, Ne and Nh are the number of density of electrons and holes in it. तो एक तो बात हमको समझनी पड़ेगी कि डोनर एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उसकी डेंसिटी दी गई है Nd। The density of donor atom is given as Nd। तो हर डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उससे हमारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी Ne इसी के बराबर हो जाएगी। और हर एक्सेप्टर एटम एक होल्स क्रिएट करेगा, तो NH हमारा नंबर ऑफ होल्स उसके कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। हर एक एक्सेप्टर एटम एक होल क्रिएट करता है और हर एक डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो Ne is equals to Nd and NH is equals to Na, यही होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन। फोर्थ लिया है इसका भी। Ne plus Na Ne plus Na। देखो ये गलत आंसर है। सेम मटेरियल में हम लोग डोनर भी नहीं, डोनर और रिसेप्टर दोनों नहीं डालेंगे ना। अगर हमारा मान लो N टाइप का सेमीकंडक्टर या P टाइप का सेमीकंडक्टर है, कोई एक ही टाइप का सेमीकंडक्टर हो सकता है ना, तो अगर हम उसमें डोपिंग करेंगे तो कोई एक ही डोपिंग करेंगे ना। तो एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड करना और होल्स को डोनर के साथ ऐड करना, ये समझ नहीं आ रहा, ये गड़बड़ है। पहला ही होना चाहिए। If Na is the number density of acceptor atoms added and Nd is the number density of donor atoms added to a semiconductor, Ne and Nh are the number density of electrons and holes in it.
अच्छा, इसमें इंटेंशनली दोनों को एक ही सेमीकंडक्टर के अंदर मिक्स किया गया है। N is the number density of receptor atoms added and Nd is the number density of donors atoms added. ठीक है, तो ये तो बराबर होंगे ही। Nd Ne के बराबर होगा और NH नंबर ऑफ Na NH के बराबर होगा। अब अगर इसको रिवर्स कर दे और सिंपली दोनों को ऐड कर दे, सपोज ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, इसको रिवर्स कर दे, लाइक NH इज इक्वल टू Na, अगर ऐसे लिख दे और इन दोनों को ऐड कर दे, तो जब ये सही है और ये सही है तो इसका एडिशन भी सही हो जाएगा, तो वापस हम लोग को वही रिजल्ट मिल जाएगा जो चौथा है। Nd प्लस NH इज इक्वल N प्लस Ne। लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगर सेम सेमीकंडक्टर में भी अगर हम इस तरह से मिक्सिंग करते हैं तो जितने डोनर एटम होंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जितने एक्सेप्टर एटम होंगे उतने होल्स होंगे, तो फिर इसको बराबर करना और दोनों को ऐड करके लिखने में कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है। दोनों ही ऑप्शंस मेरे को सही लग रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन अगर सही है तभी तो फोर्थ ऑप्शन भी सही होगा। ये क्वेश्चन आपने कहाँ से लिया? मॉड्यूल का है। हाँ बताइए, कुछ इसमें बोलना ऐसा हो चाहते? सकता है क्या कि इंडिविजुअली दोनों इक्वेशन ट्रू नहीं है बट उनका जो एडिशन करके हो रहा है वो सही है? इसके पीछे लॉजिक कुछ तो बात होगा इस बात को करने के लिए। देखो, ये जो डोपिंग है ना, तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। करते कैसे हैं वो एक रॉकेट साइंस हो सकता है, लेकिन इसमें होता क्या है ये एक रॉकेट साइंस नहीं है। डोपिंग इज सिंपली प्लेसिंग अनदर एटम इनसाइड द लैटिस। लैटिस जो हमारा है कोई भी सेमीकंडक्टर का, हमारा सिलिकॉन का है, तो 1000 में एक सिलिकॉन की जगह एक एल्युमिनियम डाल देंगे। तो इजंट इट ऑब्वियस कि एल्युमिनियम डालेंगे, जितने एल्युमिनियम डालेंगे उतने ही होल्स क्रिएट होंगे, और जितने हम फॉस्फोरस डालेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिलीज होंगे। मतलब इसका आंसर अगर रॉन्ग दिया है तो हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पर डाउट नहीं करें तो ज्यादा बेटर है, जो मुझे लग रहा है। इसमें और क्या हो सकता है, क्यों बराबर होगा? अगर मान लेते हैं एक्सेप्टर एटम और डोनर एटम में, इसमें आपस में कोई कोरिलेशन तो है नहीं। अगर कुछ है तो बताइए। हाँ बोलो। सर जो सिलिकॉन के वजह से ही होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं उसको अगर अकाउंट में लिया तो? हाँ, तो उसको अगर अकाउंट करेंगे भी, जो सिलिकॉन के अंदर, अच्छा जो खुद से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, हाँ तब फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सही बोल रहे हो। नॉर्मली रूम टेम्परेचर या कोई भी टेम्परेचर पर एक स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ये तो हर एक सेमीकंडक्टर के अंदर होते हैं। तो अगर हमने डोनर और रिसेप्टर ये दोनों को मिक्स किया, तो इसमें अगर हम ये वाला रिलेशन लिख रहे हैं कि Nd इज इक्वल टू Ne और Na इज इक्वल टू NH, तो ये हमारा उसमें वो काउंट नहीं हो रहा है। लेकिन ये लास्ट स्टेटमेंट में कैसे काउंट हो रहा है फिर? क्योंकि जो Ne और NH सिलिकॉन की वजह से है वो तो वैसे भी इक्वल ही होंगे ना, तो वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। सही बोल रहा है बच्चा। इंडिविजुअली इनको बराबर हम नहीं बोल सकते, लॉजिक सही है।
क्योंकि इसमें हम इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि उस सेमीकंडक्टर के अंदर ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बने हुए हैं। लेकिन अगर इस तरीके से हम लोग ऐड करके लिखते हैं तो इसमें वो जो उनका खुद का कॉन्सेंट्रेशन है वो Ne और NH में कैंसिल आउट हो जाएगा। बढ़िया, सही बात है, फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। ये देखो, ये हमारा कुछ क्वेश्चन है जो कल जो हमने लॉजिक गेट्स देखे उसके बेसिस पर। आई होप ये पूरा डायग्राम सबको दिख रहा होगा। एक एक करके बुलियन फंक्शन से अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो बुलियन फंक्शन से सॉल्व कर लो, अगर ट्रुथ टेबल बना के सॉल्व करना चाहो तो ट्रुथ टेबल बना के सॉल्व कर लो। जैसे मैं बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है। जैसे मैंने ये बताया था कि अगर हमारा इनपुट और आउटपुट ट्रुथ टेबल में ना देखे ऐसा सिग्नल दे दिया जाए तो सबसे पहले तो इसके लिए ये हाई है तो इसको 1 और ये लो है तो इसको 0 0 1 1 0 0 और इसके लिए ये हमारा हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1। इस तरह से ये दो इनपुट हो गए और इसको जब हम ए और बी इस सर्किट से पास करेंगे तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे ए जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा ए बार, बी जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा बी बार। अब यहाँ पर ये एक नॉर गेट है, इफ यू सी इट इज अ नॉर गेट, मतलब ए बार प्लस बी बार ये दोनों को ऐड करेगा और इसके ऊपर एक बार लगेगा। अब ये जो हमने बताया था कि जब बार लगाते हैं पूरे टर्म के ऊपर तो ये उसको हटाते हैं तो जो प्लस होता है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब दिस कैन बी रिटन एज ए बार बार इंटू बी बार बार। ए बार बार इज नथिंग बट इक्वल्स टू ए, बी बार बार इज नथिंग बट इक्वल्स टू बी, यानी कि ये हमारा एक एंड गेट बन चुका है। और एंड गेट का हम लोग आउटपुट डायरेक्टली रियलाइज कर सकते हैं बेसिकली मल्टीप्लाई करके बुलियन फंक्शन से। 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0। तो दो 1 के टर्म, दो 1 के हमको स्टेट्स मिल रहे हैं और बाकी सब 0 मिल रहा है। तुम इजीली वो देख सकते हो, यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो एक तो है कि हम लोग हर स्टेज पर जो भी उसका आउटपुट आ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ट्रुथ टेबल बना लें और हर स्टेज का आउटपुट उसमें लिखते जाएं और जो फाइनल हमारा बुलियन फंक्शन आएगा उसका भी ट्रुथ टेबल के हिसाब से वैल्यू निकाल लें। और दूसरा तरीका है कि हम लोग बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने से हमारा काम काफी आसान हो जाएगा, बहुत सारा काम हमारा बच जाएगा। जैसे ये जो सेकंड क्वेश्चन है, पहले एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप लोग ट्राई करना। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा दिया हुआ है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट शोज बिलो यील्ड्स। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ये कौन सा गेट है, ये कौन से गेट्स है। ये कौन कौन सा गेट है हमारा, ये सब सारे हमारे नॉर गेट्स हैं। नॉर गेट में तुम देखोगे एक्चुअली थोड़ा और अच्छा बनाना चाहिए था। नॉर गेट कुछ इस तरह से होता है और नैंड गेट बिल्कुल फ्लैट ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कर्व ऐसा दिख रहा है तो मान के चलेंगे हम लोग ये नॉर गेट है। और ये ऐसा करने का मतलब दोनों इनपुट को हमने ए ले लिया है, यहाँ पर दोनों इनपुट को हमने बी ले लिया है। तो दोनों इनपुट जब ए है तो ए प्लस ए ही होगा और यहाँ से ये निकलेगा ए बार। मतलब तुम देख सकते हो इस समय ये जो नॉर गेट है ये एक नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। जैसा मैंने कहा था कि हम लोग डिफरेंट लॉजिक गेट्स बना सकते हैं यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट। नैंड गेट और नॉर गेट को यूज करके जितने भी लॉजिक गेट्स हैं वो सारे बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारा एक नॉर गेट है
अगर हम डायरेक्टली इसको इस तरह से ड्रॉ कर दें, दोनों इनपुट को सेम कर दें, तो ये इंडिविजुअली एक नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। सिमिलरली यहां से निकलेगा ए बार, और यहां से अगर तुम देखोगे तो यहां से निकलेगा बी बार। फिर से ये एक नॉर गेट में जाएगा तो ए बार प्लस बी बार और होल का बार। तो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव गॉट इन द प्रीवियस क्वेश्चन। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा ए इंटू बी। तो मतलब 3 नॉर गेट से हमने एक एंड गेट बना दिया। एंड गेट तो है ही नहीं इसमें। और ही गेट है ना, नॉट ए बार बी बार ए प्लस बी का बार। हाँ, अगर ये नॉर गेट लेंगे तब तो यही आएगा। सर वो नैंड गेट है ना? देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम सामने दिख रहा है ये नैंड गेट है, इसमें थोड़ा फर्क है। अब चूंकि आंसर मैच नहीं किया, बेस तो फ्लैट है ना। बेस का बात मतलब सिर्फ बेस का ही बात नहीं होता, ये आगे का जो शेप है, क्योंकि सामने एक नॉट नैंड गेट हमको दिख रहा था तो इसका शेप थोड़ा इससे अलग है, इसीलिए हमने इसको नॉर गेट पकड़ा। देख रहे हो यहाँ पर ये जो ये नॉर गेट है, मतलब नैंड गेट है, लेकिन इससे इसका फर्क है। अब आंसर नहीं मैच कर रहा तो डेफिनेटली अपने को इसको नैंड गेट की तरह देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर ए इंटू बी हमारा कोई भी ऑप्शन एंड गेट का नहीं है। ये दोनों आउटपुट तो सेम ही रहने वाले हैं, ए एंड बी वाले जो आउटपुट है ए बार बी बार, ये तो सेम रहने वाला है। इसके बाद का आउटपुट चेंज हो जाएगा। यू कैन डू लाइक दिस, ए बार इंटू बी बार का होल बार। ये अगर नैंड गेट हुआ तो ये आउटपुट होगा। तो इसको फिर से वही डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब ये हो जाएगा ऑर गेट। इसको हम लोग को नैंड गेट लेना पड़ेगा अगर इस ऑप्शन को मैच करना है। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये ऐसा नहीं होता। ये इस तरह का जो नीचे हमारा ऑलरेडी दिख रहा था, अगर ये नहीं होता तो डेफिनेटली उसको गेस किया जा सकता था। सर तो इस तरह से रेक्टेंगल का मतलब क्या? वो जो रेक्टेंगल है उसका मतलब क्या है? रेक्टेंगल नहीं है वो रेक्टेंगल नहीं है। वो रेक्टेंगल का मतलब है कि दोनों इनपुट सेम कर दिया गया। इसका मतलब है कि ये भी इनपुट और ये भी इनपुट, दोनों एक ही इनपुट को 2 इनपुट बना दिया गया। ये मतलब ये दोनों इनपुट को एक ही इनपुट को 2 इनपुट बनाया गया, ऐसा। तो फिर ए बार कैसे बन गया? एक नैंड गेट में अगर ये भी इनपुट ए है और ये भी इनपुट ए है तो इसका आउटपुट क्या होगा? ए इंटू ए का बार। तो क्या लिखोगे? ए बार हाँ सर, समझा। प्लस ए बार ही होगा ना। ए इंटू ए वैसे भी ए के ही बराबर होता है। तो अगर ये नैंड गेट है तो भी ये नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा, अगर नॉर गेट है तब भी ये नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये नैंड गेट है तो भी दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए नॉट गेट,
और अगर ये नॉर गेट है तब भी दैट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ नॉट गेट। तो नॉट गेट कैसे बनाना है ये तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है। ये एक ही डायग्राम ले लोगे तो इसे हम नैंड से नॉट बना रहे हैं। ये नॉर भी होता तब भी नॉट गेट बनता, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरा 3 नैंड गेट से हमने एक और गेट बनाया है, तो ये भी सर्किट अपने को ध्यान में रखना है। इसको तो हमने सिंप्लीफाई करके बनाया और ऑप्शंस वाले क्वेश्चन ही रहते हैं, तो अपने को ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसमें से जैसे मान लो ऑप्शन नहीं दिया रहता और हमसे बोला गया रहता है कि एक सर्किट खुद से बनाइए नैंड गेट को यूज करके ताकि आउटपुट हमारा और गेट आ जाए, या फिर नैंड गेट को यूज करके आप एंड गेट बनाइए, इस तरह का बात। तो ये हमने ऑलरेडी एक देखा कि नैंड गेट को यूज करके हम एक और गेट बना रहे हैं। अब तुम खुद से कोशिश कर सकते हो कि नैंड गेट को यूज करके क्या हम एंड गेट बना सकते हैं, या फिर नॉर गेट को यूज करके क्या हम एंड गेट या और गेट बना सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। यूजिंग NAND gate form a OR gate and AND gate, or using NOR gate form a OR gate and AND gate। NAND गेट और NOR गेट को यूज करके हमको OR गेट और NAND गेट बनाना है। नॉट गेट तो बन चुका है, उसके लिए बॉदर होने की जरूरत नहीं। नॉट गेट बनाना बहुत सिंपल, सिंपली जैसे हम NAND गेट को ले रहे हैं, इन दोनों इनपुट को सेम कर दिया जाए, जो पहले हमने डायग्राम में भी बताया था। तो ये हमारा आउटपुट ए बार हो जाएगा, तो दिस इज आवर नॉट गेट। अगर यही काम हम लोग और गेट के लिए भी करेंगे तो भी यही होगा, और गेट एंड गेट ये दोनों बनाना है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें नैंड गेट को यूज करके और गेट बनाया गया, ये हमारा फाइनल जो आंसर है वो और गेट। अब नैंड गेट को यूज करके ही एंड गेट बनाओ खुद से। यूजिंग नैंड गेट फॉर्म एंड गेट, कैसे बनेगा? तो देखो अपने को अगेन हीट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा। अपने को आउटपुट ए इंटू बी चाहिए, दिस इज द आउटपुट वी नीड। ए इंटू बी, मान लो हम नैंड गेट यूज करना चाहते हैं, तो एक तो तरीका ये है कि जो हमारा आउटपुट आया था ये जो आउटपुट हमारा आ रहा है, दिस इज लेट्स से बी, दिस इज ए। इसको अगर हम लोग किसी नैंड गेट से पास करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा, दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, ये बन जाएगा ए बार इंटू बी बार का होल बार।
यहाँ से तो ये प्लस यही बन जाएगा। कुछ और इसमें हाँ ऐसा कर सकते हैं ना, अगर हम इसको एंड गेट बनाना चाहते हैं तो पहले दोनों इनपुट को अलग अलग ले लें। ये हमारा हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, तो यहाँ से जो निकलेगा ये हो जाएगा ए इंटू बी का बार, और इसी को एक और नॉर गेट से सॉरी नैंड गेट से पास कर दे तो ये एक नॉट गेट की तरह बिहेव करने वाला है। नॉट गेट क्या करेगा, इसको इन्वर्ट कर देगा और हमारा आउटपुट ए इंटू बी आ जाएगा। दो नैंड गेट यूज करके हम लोग एंड गेट बना लिए। तो इस तरीके से हम हीट एंड ट्रायल से इन दोनों फंडामेंटल गेट से बाकी सारे गेट्स बना सकते हैं, लेकिन हमको ये बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा, हमको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जाएगा। जैसे दो सर्किट्स हैं, ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। ये सारे नैंड गेट्स हैं, कौन सा ट्रूथ टेबल इसके लिए वैलिड है। एक तो है कि सबके वैल्यूज पुट कर करके आप ट्रूथ टेबल बना लीजिए हर स्टेज पर, या फिर बूलियन सिंप्लीफिकेशन इसमें कर लीजिए। इसका बूलियन अलजेब्रा से सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, ट्राई करो इसको। ओके तो देखो ए जो है वो यहाँ से भी जा रहा है, ये भी एक इनपुट यहाँ पर बन रहा है और ये यहाँ से भी जा रहा है। तो हम लोग एक एक स्टेज पर लेके जाएंगे। ये हमारा ए है, ध्यान से देखना, और ये ए यहाँ पर आ रहा है, ये बी यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से जो आउटपुट बनेगा वो क्या बनेगा, इसका आउटपुट बनेगा हमारा एंड गेट, नैंड गेट है ना, तो इसका आउटपुट बनेगा ए इंटू बी का बार। अब ये यहाँ पर एक इनपुट की तरह बिहेव कर रहा है और ये एक इनपुट की तरफ बिहेव कर रहा है। यहाँ का आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ का आउटपुट हो जाएगा ए इंटू बी का बार होल बार। सिमिलरली यहाँ पर भी जो हमारा आउटपुट होगा वो हो जाएगा बी इंटू ए इंटू बी का बार होल बार। अब इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन पहले करना पड़ेगा, इसके बाद हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। पहले एक को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देख लो। ए इंटू बी का बार होल बार। सबसे पहले ऊपर वाले बार को हटाएंगे तो ये हो जाएगा ए बार प्लस ए इंटू बी का बार। यहां से ये स्टेप समझ आ रहा है, जब भी कोई बार हटाते हैं तो जो अगर टर्म मल्टीप्लिकेशन में वो एडिशन में कन्वर्ट होता है, और अगर एडिशन में होता तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो ए बार प्लस इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। तो ये ए बार प्लस ए बार, ये हमारा सिंपली ए बार बचेगा प्लस बी बार, ऐसा कुछ हो जाएगा। सर फर्स्ट से सेकंड नहीं समझ। ओ यहाँ पर तो एक चीज छूट गया ना, यहाँ डबल बार होगा ना बच्चे। देखो जब भी कोई ऊपर का बार हटाते हैं तो जो टर्म्स है, ये बार को एक तरीके से ब्रैकेट की तरह देखो, ये जो बार है इसको एक ब्रैकेट की तरह देखो। जब होल बार लगता है तो ये बीच का साइन चेंज होता है और इंडिविजुअली दोनों पर बार लग जाता है।
तो ये ऊपर का बार हटेगा तो यहाँ पर ए बार लगाया हमने। ये मोर्गन्स लॉ कल हमने बताया था ना। यहाँ पर देखिए, ये कितना भी बड़ा टर्म हो, इसको हमको ऐसे ही सोचना है। अगर ये बार हटेगा तो जो इंडिविजुअल टर्म्स है उनके ऊपर बार लग जाएगा, और जो प्लस का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिक है। अब कहीं पर भी, अब सिंगल टर्म है तो ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है, लेकिन अगर बड़े बड़े टर्म होंगे तब भी काम यही करना है। जैसे यहाँ पर हम लोग जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारा, मैं फिर से लिख देता हूँ, ये एक्सप्रेशन क्या आया है? ये एक्सप्रेशन है ए बार प्लस इंटू ए इंटू बी का बार होल बार। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो, ए इंटू बी का बार होल बार। अब इसको एक अलग टर्म की तरह देखो, इसको एक अलग टर्म की तरह देखो, और ये होल बार लगा हुआ है। जब इसको हटाएंगे तो ये ऊपर ए बार और ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर एक बार पहले से इसके ऊपर एक और बार आना पड़ेगा, मतलब ए इंटू बी का बार। तो ये दो बार एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, मतलब ये हो जाएगा ए बार प्लस ए बी। इतना ही होगा सिंप्लीफाई करने पर। सिमिलरली जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा बी बार प्लस ए बी। सिमिलर तरीके से इसको भी सिंप्लीफाई करें, जैसे हमने किया बिल्कुल वैसे ही इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा बी बार प्लस ए बी। और ये दोनों का जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट बन रहा है। तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका आउटपुट होगा ए बार प्लस ए बी इंटू बी बार प्लस ए बी होल का बार। अब जैसे पिछले बार में हमने किया था, ये पूरा ऊपर वाला बार हटाएंगे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बारी बारी से इन ब्रैकेट्स को तोड़ना होगा, तो ये अच्छा खासा यहाँ पर जाएगा। देखो ये मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पर हम लोग को जगह की जरूरत पड़ेगी। इससे आगे जब प्रोसीड करेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा? इस बार को हटाना और यहाँ पर प्लस डालना। देखो ए बार प्लस ए बी होल बार प्लस बी बार प्लस ए बी होल बार। अब ये फिर से वही पार्ट में आ गया, तो यहाँ से भी फिर से तोड़ेंगे इसको, तो ये बार हटेगा तो इसके ऊपर डबल बार आ जाएगा और ए बी के ऊपर एक बार आ जाएगा, और बीच में ये जो प्लस है ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ए बार बार इंटू ए बी बार प्लस बी बार बार इंटू ए बी बार। तो देखो 8 का डबल बार हमारा ए ही होता है, और इंटू अगर इसको देखें तो इसको भी चाहे तो हम लोग ए बी बेसिकली क्या है, ए इंटू बी का बार है, उसका ए बार प्लस बी बार, और ये होल एडिशन के साथ हो जाएगा बी इंटू ए बार प्लस बी बार। अब a इंटू ए बार ये हमेशा 0 होता है, शायद ये हमने कल आपको नहीं बताया, कभी भी बताया था शायद। a इंटू ए बार ये मेरा 0 होता है, क्योंकि इसमें से कोई अगर 1 होगा, हाई होगा तो दूसरा लो होगा, और एंड मल्टीप्लिकेशन मतलब एंड, तो ये 0 ही होगा। तो यहाँ पर a इंटू ए बार ये हमारा हो जाएगा 0, और ए बी बार ये हो जाएगा ए बी बार प्लस सिमिलरली बी ए बार, और ये हो जाएगा बी इंटू बी बार, वो हो जाएगा 0। तो फाइनल जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए बी बार प्लस बी ए बार। ये होता है हमारा XOR गेट, एक्सक्लूसिव और।
इसको हमने अभी बताया नहीं है, एक्स और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हैं इसको। अगर चाहते हैं हम लोग इसका आउटपुट निकालना तो वी कैन इजिली डू दैट बाय ट्रुथ टेबल। ए और बी का इनपुट दे दिया जाए तो ए बी बार का वैल्यू निकाल सकते हैं, बी ए बार का वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं और फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो चूंकि अब जोर गेट आ चुका है तो ये दोनों जो लास्ट के दो गेट बचे हैं इसको एक बार देख ही लो। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर क्या होता है, फिर बाकी के ये सारे गेट्स हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स और गेट, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। इसका जो सिंबल होता है वो और गेट टाइप ही होता है लेकिन थोड़ा उससे अलग होता है, लाइक दिस। ये होता है हमारा एक्सक्लूसिव और गेट। इसका जो आउटपुट है वो जो हमारा एक्सप्रेशन आया था वैसा ही होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। जैसे अगर इसका इनपुट हम लोग ए ले लें, इसका इनपुट बी ले लें, तो इसका जो आउटपुट होता है वाई, दैट इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। इसको डिनोट करने का एक और तरीका होता है, इसको बोलते हैं ए और प्लस करके ऐसा सर्कल कर देते हैं। ये लिखने का मतलब है दिस, एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट। अब ये जो मेरा आउटपुट आया है इसका ट्रूथ टेबल या तो हम रियलाइज कर सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे पहले हमने लिख दिया ए, उसके बाद हमने लिख दिया इनपुट बी। अब हमको एक टर्म चाहिए ए बार, तो ए बार भी चाहो तो लिख दो, बी बार भी चाहो तो लिख दो। उसके बाद ए बार बी का भी एक कॉलम बना लो और ए बी बार का भी एक कॉलम बना लो, और फाइनली हम लोग एक आउटपुट का कॉलम बना लेंगे। पहली बार अगर हम लोगों को करना है तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी इसको फिर याद कर लेंगे हमेशा के लिए। जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसको हमने कर दिया ए बार, इसको हमने कर दिया बी बार, ये हमारा हो गया ए बार इंटू बी, और ये हमारा हो गया ए बी बार, और फाइनली दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों में जो भी आउटपुट आएगा उसको हम ऐड करके और करके बेसिकली यहाँ पर लिख देंगे ए बार बी प्लस ए बी बार, ऐसा। तो नॉर्मल हमारे इनपुट क्या होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब सबसे पहले तो जो ए बार का कॉलम है वो फिल कर लो, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0। बार का मतलब जस्ट रिवर्स। सिमिलरली बी का भी फिल कर लो, ये 0 है ये 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, ये 0 है तो 1, 1 है तो 0। अब हमको ए बार बी ये दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ, इस कॉलम को फिल करते जाओ। तो ए बार बी क्या हो जाएगा, 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0। सिमिलरली ए बी बार को देखो, तो ए बी बार ये फर्स्ट और फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद तो 1 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, और 1 0 0 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो 0 1 1 0, ये हमारा फाइनल आउटपुट है। मतलब आउटपुट अगर दोनों इनपुट लो है और दोनों इनपुट हाई है, इन बोथ द केसेस द आउटपुट विल बी लो। आउटपुट हाई तभी होगा जब एक्सक्लूसिवली किसी एक इनपुट हाई अगर हो, कोई भी एक इनपुट अगर हाई होता है एक्सक्लूसिव तरीके से, तभी जाके आउटपुट हमारा हाई होगा। मतलब
अगर इसको लिखना हो स्टेटमेंट वाइज तो हम लोग लिख सकते हैं आउटपुट विल बी हाई only if exclusively one of the input is high. दोनों हाई हो गए तो भी नहीं होगा, दोनों लो हो गए तो भी नहीं होगा। किसी एक इनपुट को अगर हम हाई रखेंगे तो हमारा फाइनल आउटपुट हाई होगा। ये हमारा होता है एक्सक्लूसिव और इसी का जस्ट उल्टा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव नॉर। पहले एक्सक्लूसिव और गेट समझ आया। ये क्लियर है? मैंने इतना सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ए बार बी बार ए बार बी, ये सब कॉलम तुम लोग को बनाने का जरूरत है सच नहीं है अगर तुम लोग को ट्रूथ टेबल बनाने आता है तो। ये मैंने जानबूझ के ये सारा एक एक करके लिखा है कि जिन बच्चों को ये समझ नहीं आता उनको स्टार्टिंग में इस तरीके से अगर लिखोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज ए को देख के हम लोग ए बार इमेजिन कर सकते हैं, बी को देख के बी बार इमेजिन कर सकते हैं, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये जो कॉलम है वो डायरेक्टली बनाया जा सकता है विदाउट इन दोनों के लिखे हुए, और फिर इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं। और एक बार जब हमने ये फिगर आउट कर लिया एक्सक्लूसिव और का आउटपुट, तो अब ये ट्रूथ की जरूरत नहीं है। हम लोग को ये याद हो जाना चाहिए कि आउटपुट जब इनपुट, ये इनपुट है हमारा, याद रखना दिस इज आवर इनपुट। इसके बाद ये जो चीजें हमने की हैं ये हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए की है। अगर इनपुट दोनों लो होंगे तो भी आउटपुट लो होगा, इनपुट दोनों हाई होंगे तो भी आउटपुट लो होगा, दोनों में से कोई एक इनपुट अगर हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा। ये होता है एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर जस्ट इसका उल्टा। मतलब अभी से तुम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जहां पर 0 आया है वहां पर 1 आ जाएगा, जहां पर 1 आया है वहां पर 0 आ जाएगा। उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर। एक्स नॉर बोलते हैं उसको, एक्सक्लूसिव नॉर। इसमें ये जो और गेट है इसके सामने एक नॉट गेट लगाते हैं, इसका सिंबल इस तरीके से होगा। ये हमारा हो जाएगा, ये नॉर गेट है और ये इस तरह से हमने बना दिया, इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव ए बी। इसका जो आउटपुट होता है, मतलब इसको रियलाइज करना हो तो इसका जो आउटपुट होता है वो होता है ए बी प्लस ए बार बी बार। दिस कैन ऑल्सो बी रियलाइज्ड लाइक एक एक्सक्लूसिव और है और इसके आउटपुट को एक नॉट गेट से पास कर दिया जाए। तो ए बी ये हमारा होता है ए प्लस बी, कुछ इस तरह से, और ये उसका बार हो जाएगा। अब चाहेंगे तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके ये फंक्शन जो है वो भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो हमारा ये जो आउटपुट आया है यहाँ पर, ये क्या है? ये हमारा है ए बार बी प्लस ए बी बार, और इसका होल का बार लगाना होगा। तो फिर से वैसा ही सिंप्लीफिकेशन, ए बार बी होल बार इंटू ए बी बार होल बार।
अब यहाँ पर ए बार बार, और ये मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस डालेंगे, बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार बार। ये हो जाएगा सिंपली ए प्लस बी बार मल्टीप्लीकेशन में ए बार प्लस बी। अब इंडिविजुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बार 0, ए और बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी बार और ए बार, ये हमारा दे देगा बी बार ए बार, और बी बार और बी मल्टीप्लाई होके 0। तो ये बिल्कुल वही टर्म आ गया जो यहाँ पर हमने निकाला था। थोड़ा सा बुलियन अलजेब्रा का प्रैक्टिस अपने को करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से बन जाएंगी। अब इसका आउटपुट तुमको साफ साफ दिख रहा है कि जो इसका आउटपुट है उसमें एक नॉट गेट लगा दिया गया है, मतलब एक इन्वर्टर सर्किट लगा दिया गया है। तो तुम सीधे सीधे इसका ट्रुथ टेबल बिना किसी लाग लपेट के बना सकते हो, और इस बार हम लोग को वो अलग अलग कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। ये अगर हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो इसका जो आउटपुट है वो है ए बी प्लस ए बार बी बार। तुम चाहो तो डायरेक्टली इसको इवेलुएट कर सकते हो, हमारे पास ऑलरेडी इवेलुएटेड वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। मतलब आउटपुट जो है वो हाई होगा, या तो दोनों इनपुट लो हो या दोनों इनपुट हाई हो, अदरवाइज आउटपुट लो होगा। तो इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। द आउटपुट विल बी हाई इफ बोथ द इनपुट्स आर ईदर लो और बोथ द इनपुट्स आर हाई, या फिर आउटपुट विल बी लो एक्सक्लूसिवली इफ वन ऑफ द इनपुट्स आर लो। दोनों लो होंगे तब भी आउटपुट हाई हो जाएगा। तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आउटपुट विल बी हाई if both the inputs are low or both the inputs are high। अदर केसेस में ये हमारा आउटपुट लो हो जाएगा। तो ये टोटल हमारे गेट्स हैं, और सारे क्वेश्चन जैसे जैसे हमने अभी कुछ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है आपके सामने, ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है। मैंने जानबूझ के ये सारा सिंप्लीफिकेशन आपके सामने किया है ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि करते कैसे। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, यू कैन ट्राई दिस। जैसे हमने ये 3 क्वेश्चन आपको कराया, इसके नीचे और भी क्वेश्चन है, देखो, ट्राई दिस वन। ये डेफिनेटली हमारा नॉर गेट है, ये याद रखना, दिस इज नॉर गेट। ये एंड गेट, और गेट, ये सब तो डायरेक्टली पहचान में आ रहा है। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, बूलियन अलजेब्रा सॉल्व कीजिए। सिक्सटीन्थ हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। तो यू कैन इजीली सी। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में भी करना है। जैसे ये ए जा रहा है, तो यहाँ पर लिख दो ए, यहाँ पर ये जा रहा है ए, ये हो गया ए बी, सॉरी ये हो गया ए इंटू बी, यहाँ पर ये जाएगा ए बी, और यहाँ पर जाएगा ए बी प्लस ए। इसको हम लोग चाहें तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ए को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी, और 1 प्लस एनीथिंग इज 1, फाइनल आंसर हो जाएगा ए। तो तुम चेक कर सकते हो कि ये जो हमने आउटपुट लिखा है
ये हमारा ए के ही बराबर होगा। तुम ट्रुथ टेबल बना के भी, तो मान लो तुम कोई बुलियन अलजेब्रा सॉल्व करते हो और तुमको डाउट है कि ये सही है कि नहीं, चेक कर लो। मतलब हमारा जो बी का इनपुट है उस पर आउटपुट डिपेंड ही नहीं करेगा। तो ये ए है और ये बी है, 0 0 0 1 1 0 1 1, हमारा ए प्लस ए बी। तो सबसे पहले चाहो तो तुम ए बी का एक कॉलम बना लो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 1, और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। यू कैन डायरेक्टली सी ये जो आ रहा है ए प्लस ए बी, ये सीधे सीधे ए के ही बराबर आ रहा है, और ये चीज हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं। तो ट्रूथ टेबल बना के सॉल्व करना और बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व करना, ये थोड़ा लेस टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं सबको सॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का रादर देन ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल से भी करोगे तो ऐसा नहीं कि गलत है, बट उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। 17 हो गया। ये वाला हो गया। नहीं सर, 1 मिनट। दोनों बच्चे आपको आवाज सुनाई दे रही है? देखिए किया जाए इसको। ये फिर से एक नॉट गेट ही है। ये दो इनपुट को एक सिंगल इनपुट को दो इनपुट बनाया जा रहा है, मतलब ये वही बात है। तो यहाँ पर ये ए है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये ए बार बन जाएगा। ये बी है तो ये क्या बन जाएगा, बी बार बन जाएगा। ये फिर से एक नॉर गेट है, यानी कि यहाँ का जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा ए बार प्लस बी बार होल का बार। और फिर से यहाँ पर इसको अगेन, ये क्या है, एक नॉट गेट है, यानी ये जो आउटपुट आ रहा है इसके ऊपर एक और बार लग जाएगा, यानी ए बार प्लस बी बार का बार इसका बार। ये दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली ए बार प्लस बी बार, यानी कि ये हमारा कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट। दिस इज नैंड गेट। नैंड गेट का जो आउटपुट होता है वो a इंटू बी का बार होता है, उसी से हमारा आता है a बार प्लस बी बार। देख रहे हो, नॉर गेट को यूज करके हमने नैंड गेट बना लिया। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमको उसी से थोड़ा आइडिया समझ में आएगा कि कौन सा गेट यूज करके कैसे हम सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक नया। अब जैसे मैंने कहा था कि ये जो, अब जैसे पहले ट्रांजिस्टर पढ़ना था, तो ये हमारा एक ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है, लेकिन अब ट्रांजिस्टर हट चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना है। ये क्वेश्चन हमको पहले अटेम्प्ट में तो करना ही नहीं है, सिंपली लीव दिस, क्योंकि हमको ट्रांजिस्टर पहले पढ़ना था, तब भी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होता था, जल्दी से इसको रियलाइज नहीं कर पा रहे थे हम लोग। लेकिन अगर ये ट्रांजिस्टर जब पढ़ना ही नहीं है तो मान के चलो किस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये भी लॉजिक गेट का ही क्वेश्चन है, तो पहले अटेम्प्ट में मैंने कहा है कि इस तरह के क्वेश्चन को अवॉइड करिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, इवन हमको ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ना फिर भी हम लोग इसको करेंगे, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको मत करना, नहीं तो फिर अगेन डिस्करेजिंग होता है। पहले अटेम्प्ट में हमको इस तरह के ही क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने आना चाहिए।
चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 19। ये समझ आ गया ना 17? चलो 19 ट्राई करो। ये सारे नैंड गेट है और नॉर गेट भी है, अपना एक नॉर गेट भी है। हो गया। यहाँ पर 3 इनपुट हैं, तो देखते हैं हमारा फाइनल आउटपुट क्या आता है। ये हमारा ए है तो यहाँ पर लिख दो ए, और ये हमारा बी, ये इनपुट हो जाएगा बी। सिमिलरली ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा बी। क्योंकि ये नैंड गेट है तो यहाँ से आउटपुट क्या निकलेगा, ए बी का बार, और यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो हो जाएगा बी सी का बार। अब ये इनपुट की तरह बिहेव करेंगे, ये दोनों इनपुट जाएंगे तो यहाँ से आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि ये नॉर गेट है तो ये हो जाएगा ए बी बार प्लस बी सी। यहाँ पर थोड़ा सा जगह लेके लिख लो। यहाँ का जो आउटपुट होगा वो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बार प्लस बी सी बार होल का बार। नॉर है तो ऐड करना है, प्लस बार लगाना है। अब देखोगे ये ए बी होल बार बार इन टू बी सी बार बार, ये हो जाएगा ए बी इंटू बी सी। बी इंटू बी हमारा बी ही रह जाता है, सिंपली इसको लिख सकते हैं ए बी सी। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एंड गेट। आई बात समझ में? ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी, बी इंटू बी हमारा बी ही होता है, बताया था हमने। बी प्लस बी ये बी होता है, और बी इंटू बी ये भी हमारा बी ही होता है। और बी इंटू बी बार 0, बी प्लस बी बार 1, बी प्लस बी बार ये 1, और बी इंटू बी बार ये हमारा होता है 0। तो ये सारे बूलियन अलजेब्रा के रिजल्ट्स अपने को ध्यान में होने चाहिए। वन जीरो की तरह सोचोगे तो डेफिनेटली याद करने का जरूरत नहीं है, तुम उसको, मैंने भी ऐसे याद नहीं किया है। 10 की तरह सोचोगे तो सब कुछ अपने आप लिखते चले जाओगे, और जैसे ही नॉर्मल अलजेब्रा की तरह सोचोगे तो दिक्कत होगा। चलो 20 ट्राई करो। सर वहाँ ए बी बार को ए बार प्लस बी बार भी लिख सकते थे। कौन? ए बी बार को ए बार प्लस बी बार, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं। फिर उसके बाद एक बार सिंप्लीफाई करके बताना। यहाँ पर आप बोल रहे हो ए बार प्लस बी बार ऐसे लिखने के लिए, है ना। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी बार प्लस सी बार ऐसे लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर हमको सिंप्लीफाई करना है, चलो यहीं पर जगह यहीं पर कर लेते हैं। तो ये जब यहाँ पर से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, ए बार प्लस बी बार प्लस बी बार प्लस सी बार होल का बार। ए बार प्लस बी बार होल का बार इनटू बी बार
प्लस सी बार होल का बार। फिर से यहाँ पर ए बार बार इंटू बी बार बार इंटू बी बार बार इंटू सी बार बार। ये हो जाएगा ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी। फिर से वही बात आ गई। समझा सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? इसमें भी देखिए, ये ए है तो डायरेक्टली ए यहाँ पर जाएगा और डायरेक्टली बी यहाँ पर जाएगा। तो ये हमारा ए प्लस बी का बार ऐसा आ जाएगा, नॉर गेट है। और ये हो जाएगा ए इंटू बी का बार, ये नैंड गेट है। और ये दोनों इस सर्किट में, मतलब इस नैंड गेट में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का बार इंटू ए बी बार होल का बार। चलो सिंप्लीफाई करो इसको। Try to simplify this. थर्ड ऑप्शन। नहीं, एक से। बाकी सब लोग कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं? क्योंकि एक ही बच्चा कब से आंसर किए जा रहा है, बाकी बच्चे नहीं आंसर कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पर उस एक्सप्रेशन को ले रहा हूं, ए प्लस बी बार इंटू ए बी बार होल बार। जैसे मैंने कहा था, इसको एक अलग टर्म की तरह देखो और ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको प्लस में कन्वर्ट कर दो। तो ए प्लस बी का बार ऊपर एक और बार लगेगा प्लस ए बी बार। और ये हमारा हो जाएगा सिंपली ए प्लस बी, क्योंकि दो बार है तो एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। वो ए बी बार बार होगा ना? सॉरी, बिल्कुल सही कर रहे हो, ए बी बार बार होगा प्लस ए बी ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर a प्लस ए बी या b प्लस ए बी कोई भी एक साथ ले ले, a प्लस ए बी ले लो, तो ये हमने बताया था a प्लस ए बी हमारा a होता है। कैसे? a कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस बी इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी, मतलब बेसिकली ये हमारा और गेट हो गया, डी ऑप्शन। आई बात समझ में? हाँ सर। चलिए, ये भी क्वेश्चन, ये हमारा इन्वर्टर है। देखो जब भी कोई इन्वर्टर लॉजिक गेट होता है तो उसमें एक सर्कल जरूर आता है। यहाँ पर तुम देखोगे
थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर एक सर्कल है छोटा सा, यहाँ पर वो सर्कल मिसिंग है, तो ये मिसप्रिंट है, इसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि कभी भी नॉट गेट लगेगा तो एक सर्कल जरूर आता है उसके आगे। सर्कल का ही मतलब होता है कि वहां पर नॉट है। ये दोनों नॉट गेट ही हैं, इसको एक नया गेट मत समझ लेना। सिंप्लीफाई दिस। और यहाँ पर अब देखो, ये हमको गेट फिगर आउट करने के लिए नहीं बोल रहा, ये इनपुट आउटपुट हमको ऑलरेडी x और y दिया गया है। अच्छा, फिगर फॉर फ्रॉम द स्टडी of truth table it can be found that to produce a high output at r को 1 करना है तो उसके लिए कौन सा इनपुट हमारा वैलिड होगा। तो अगर तुम चाहो तो सिंपली इसका बूलियन फंक्शन बना के और आउटपुट निकाल सकते हो, या सीधे सारे इनपुट को डाल के हर स्टेज पर उसका आउटपुट लिखते जाओगे तो भी बन जाएगा, लेकिन उसको 4 बार करना पड़ेगा। और बूलियन फंक्शन अगर लिखोगे तो एक ही बार में उसको सिंप्लीफाई करके फाइनली जो भी गेट हमारा आएगा, इसका ट्रुथ टेबल हमको पता है हर गेट का, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जो इच्छा ट्रुथ टेबल से जाओगे या फिर एक एक स्टेज पर, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तो तरीका है कि ये एक्स और वाई है, तो तुम जैसे अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते आए हैं उस तरीके से कर लो, या फिर पहला ऑप्शन हम ले सकते हैं एक्स को 0 और वाई को 1। एक्स को ले लो 0 और वाई को ले लो 1। अब ये 0 यहाँ पर जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर 1 है, ये दोनों 1 + 1 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 0। सिमिलरली ये 0 है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये 0 आएगा, ये 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये 0 0 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 0 एडिशन होकर 0, ये हो जाएगा 1। तो हम लोग पहला ही एक एग्जांपल लिए और पहला ही हमारा आउटपुट 1 आ गया, तो डेफिनेटली यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ये एक तरीका हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, इसको नॉर्मल तरीके से हमारा जो बूलियन फंक्शन है उसके तरीके से सॉल्व कर लो। x है तो ये हो जाएगा x बार, और यहां से हमारा ये x इनपुट हो रहा है, ये हमारा y बार, ये हो जाएगा x y बार, और यहाँ पर ये y है तो ये हो जाएगा x बार y। जब दोनों को यहाँ पर ऐड करेंगे तो यू कैन सी x बार y प्लस x y बार का होल बार। मतलब तुमको साफ साफ याद पड़ जाना चाहिए कि हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, और एक्सक्लूसिव नॉर गेट में जब दोनों इनपुट हाई हो या दोनों इनपुट लो हो तभी हमारा आउटपुट हाई होता है। बाकी हर केस में क्या बोल रहे हैं, हाँ एक्सक्लूसिव नॉर है, तो एक्सक्लूसिव नॉर में हमारा आउटपुट जब दोनों लो हो या दोनों हाई हो तभी हाई होता है। हमने पहला आंसर निकाला था ना डाटा से चेक करके, ये कैसे हो रहा है। सर वो ऊपर वाला शायद गलत है ना। वो और गेट है ना। ये नहीं, ये तो हाँ नॉर गेट है मतलब। अच्छा नॉर गेट है ना, एक सॉरी एक बार छूट गया बच्चे, सॉरी एक बार छूटी। नहीं यहाँ पर लिखने में कुछ गड़बड़ किया क्या, फिर से ये x बार है और ये y है, तो ये हमारा x बार प्लस y होल बार ऐसा होना चाहिए ना। इसको चाहो यहीं पर सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा x y बार, ठीक तो लिखा था, हाँ ना ठीक, एक्स वाई बार ही आएगा, एक्स डबल बार इंटू वाई का बार, तो ये हो जाएगा एक्स वाई बार, और ये भी हमारा एक्स वाई बार आया। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो बेसिकली एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई बार होल का बार, ये दोनों टर्म सेम है। चाहो तो सिंपली एक्स वाई बार का होल बार इसी को सिंपलीफाई कर सकते हो, ये हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई का बार बार, यानी कि x बार प्लस वाई, ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा। चेक कर लो x बार प्लस वाई किस केस में आउटपुट हाई होगा।
तो y जिस केस में 1 है, फिर से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। x बार y होल बार x डबल बार इंटू y का बार, यहाँ पर ये आ गया x, ये आ गया y का बार, x इंटू वाई का बार। ये तो किया है हमने। एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई बार का होल बार, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स वाई बार इंटू एक्स वाई बार, ये हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई इंटू एक्स बार प्लस वाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर एक्स बार और एक्स बार, तो ये हो जाएगा एक्स बार प्लस एक्स बार वाई प्लस एक्स बार वाई प्लस वाई, यानी कि एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार वाई प्लस वाई। अब यहाँ से कोई भी एक टर्म को कॉमन ले ले, लाइक एक्स बार को कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, और ये 1 प्लस वाई हमारा 1 हो जाएगा, दिस इज एक्स बार प्लस वाई। तो y जब 1 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा, मतलब ये भी हमारा एक पॉसिबल केस हो सकता है, दोनों आ जाएंगे, तो आंसर हो सकता है इसमें, पहला वाला भी हो सकता है और दूसरा वाला भी हो सकता है। आउटपुट को हाई करना है तो y अगर एडिशन में आ गया तब तो ये दोनों केस में ही हमारा आउटपुट हाई हो सकता है। एक बार ये सिंप्लीफिकेशन जो भी है उसको मैं डेटा के साथ चेक कर लेता हूँ। ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, दो आंसर कैसे हो रहे हैं, मेरे को बस यही डाउट है। पहला तुमने चेक किया था, दूसरा भी चेक कर लिया जाए। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, यहाँ पर हम डालेंगे 1, यहाँ पे डालेंगे 1, ये हो जाएगा 0, और ये 1 यहाँ पर आके 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, दिस विल बिकम 0, ये हमारा हो जाएगा 1, 1 प्लस 0 1, ये हो जाएगा 0, अगेन ये हो जाएगा 1। बिल्कुल सही बात है, दूसरा भी आंसर होगा, दो ऑप्शन करेक्ट है इसके। सर फोर्थ भी करेक्ट होगा। फोर्थ भी करेक्ट होगा क्या? हाँ, एक्स बार वाई, हाँ सही बात कर रहे हो, एक्स बार वाई भी तो हो ही जाएगा। Figure shows that given from the study the truth table, it can be found that to produce a high output at R, we must have, तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ये भी सही है। We must not have, ये not वर्ड लगना पड़ेगा सिंगल करेक्ट होने के लिए, we must not have करना पड़ेगा, तब जाके ये सिर्फ सी रॉन्ग ऑप्शन है ऐसा मारना पड़ेगा, अदरवाइज तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो इतने सारे सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा बहुत तो आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे बूलियन अलजेब्रा को सिंप्लीफाई करते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आप लोग के लेवल पर नहीं आएगा, मैंने तो फिर भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए हैं। आपको ये वाला जो डायग्राम इनपुट आउटपुट वाला जो आता है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। ऐसे वेव दिया रहता है तो बच्चों को समझ नहीं आता है कि ये क्या दिया हुआ है, तो ये बेसिकली 1 0 को लिखने का तरीका है। और अगर तुम चाहो तो ट्रूथ टेबल बना के आउटपुट लिख के उससे रियलाइज कर लो, या डायरेक्टली देख के भी, क्योंकि नैंड गेट है तो उससे रियलाइज कर सकते हैं। एक दो डाउट्स हैं, जैसे डायोड में जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ये जो भी आउटपुट आता है उसमें एक कैपेसिटर पैरेलल में क्यों लगाते हैं? जैसे
ये हमारा रेक्टिफायर सर्किट है, यहाँ पर एसी सप्लाई हमने दी। तो हमको पता है यहाँ से जो आउटपुट आता है वो कुछ इस तरह का आउटपुट आता है, ऐसा आउटपुट आता है। एक कैपेसिटर को पैरेलल में लगाने से क्या फर्क पड़ता है, ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज फ्लक्चुएशन कम करता है। इफ यू रिमेंबर, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, करंट चाहे उसे जितना भी पास हो जाए, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा। कैपेसिटर पर व्हाट एवर बी द चार्ज, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, इंस्टेंटेनियसली ये चेंज नहीं होता। तो फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर को इसीलिए यूज किया जाता है कि अगर इसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट ले रहे हैं तो ये जो फ्लक्चुएशन है, जैसे ये वोल्टेज कम हो रहा है फिर ज्यादा हो रहा है, तो कैपेसिटर इसको मिनिमाइज करता है, इसीलिए इसको फिल्टर सर्किट बोलते हैं। मतलब ये जो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, इसको कैपेसिटर बैलेंस करता है, एक तरीके से फिल्टर कर देता है इसको, और लगभग एक कांस्टेंट डीसी आउटपुट हमको मिलता है। देखो एकदम से कांस्टेंट डीसी नहीं बोलते, जैसे बैटरी देता है बिल्कुल वैसा तो नहीं होता, लेकिन बहुत हद तक इसको फिल्टर कर देता है ताकि जो फ्लक्चुएशन है वो कम हो सके, एंड इसीलिए इसको कैपेसिटर यूज किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर। अक्रॉस द कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता। ये एक सर्किट को और करंट को एक बाईपास रास्ता दे देता है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो एकदम से चेंज नहीं होता, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज नहीं होता, इसलिए पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। यही चीज आपको एनसीईआरटी में दी गई। और दूसरा एक और डाउट था कल जो पार्थ ने पूछा था, देखो डोपिंग कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, नॉर्मल सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, चाहे हम उसको डोप करें या ना करें, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं। कौन ये कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है कि ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं। तो अगर हमने किसी सेमीकंडक्टर को डोप भी कर दिया तो ये बात गलत थोड़े ना होगी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। जो बेसिक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन का फंडा है वो तो तब भी एप्लीकेबल है। आज ही हमने एक क्वेश्चन किया है, ये वाला क्वेश्चन जो Ne और NH वाला था, तो Ne और NH वो तो अपने बनेंगे ही, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर भी बनेंगे और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी बनेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेफिनेटली जो हमारा कंडक्टिविटी है वो तो बढ़ेगा ही। डोपिंग कंसंट्रेशन को भी अगर इंक्रीज करते हैं तो भी हमारा कंडक्टिविटी बढ़ता है, हमको ज्यादा कैरियर्स मिल रहे हैं। क्या डाउट था पार्थ आपका? यही था ना कि हाउ दिस टू थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन बैरियर पोटेंशियल कैसा? बैरियर पोटेंशियल। अब देखो ज्यादा नंबर ऑफ होल्स या ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास होंगे तो रिकॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा होगा जब हम पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे तो, और जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा उतने ही ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव कर्नल्स दोनों साइड में बनेंगे, और जितने ज्यादा कर्नल्स बनेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ही ज्यादा बैरियर पोटेंशियल होगा। तो मेन जो गेम है वो हमारा इलेक्ट्रॉन और होल्स का है। इलेक्ट्रॉन होल जितने ज्यादा होंगे उनको बढ़ाने के लिए डोपिंग भी कर सकते हैं, टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं, दोनों काम किया जा सकता है। आई बात समझ में? हाँ सर और एक जीनर डायोड डीसी को कांस्टेंट कर देता क्या? जेनर डायोड डीसी को मतलब अगर एक वेरिएबल डीसी आ रहा तो वो उसको कांस्टेंट डीसी कैसे करता? नहीं नहीं, देखो वेरिएबल डीसी मतलब तुम ऐसा सोचो, एक जेनर डायोड हमने ऑलरेडी इस तरह से लगाया हुआ है जो ब्रेकडाउन कंडीशन में है। सपोज ये एक जेनर डायोड है और हमने इसके अक्रॉस ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है,
अब यहाँ पर तुमने एक वेरिएबल डीसी सप्लाई कर दिया, इसका ब्रेकडाउन होना, इसका अगर ब्रेकडाउन होगा तो इसको वेरिएबल कर दो चाहे कुछ कर दो, इसके क्रॉस तो वोल्टेज कांस्टेंट ही रहेगा ना। ये तो बाईपास रास्ता करंट को दे देगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल क्यों चेंज होगा? हाँ ये सर, हमको इंश्योर करना है कि जो वेरिएबल डीसी है अब ऐसा ना वेरी करे। जैसे मान लो इसका है 6 वोल्ट मेरा ब्रेकडाउन वोल्टेज है, अब तुम ना ऐसा मान लो वेरिएबल हमने कुछ ऐसा लगाया, तो इसका जो लोअर लिमिट है वो 6 से ऊपर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि ये ऐसा हो गया, तो इस केस में फिर वो ब्रेकडाउन होगा नहीं, तो फिर वोल्टेज रेगुलेशन नहीं होगा। 6 से ऊपर के जितना भी वोल्टेज रहे, कम ज्यादा होता रहे, तो इसके क्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं करेगा। दिस इज हाउ वी कैन सी अ वोल्टेज रेगुलेटर। ब्रेकडाउन होना उसको, तभी वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरफ बिहेव करेगा। और रेगुलेटर मतलब क्या है? कांस्टेंट कर देगा अपने क्रॉस, एक्स्ट्रा करंट को बाईपास रास्ता देगा। आई बात समझ में? हाँ सर। तो कल का आप लोग टेस्ट दीजिए, ठीक है। और मैंने रिवीजन के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में भी कुछ कुछ प्लान किया है। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि ये 30 नवंबर तक जो भी टॉपिक्स अभी पिछले 1 महीने के अंदर कंप्लीट हुए हैं, उसमें अगर कुछ रह गया है कि बहुत जल्दी जल्दी में ये हुआ है, बहुत सारी कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, उनको पहले कंप्लीट किया जाए। क्लास 12 का कोई भी अगर ऐसा कुछ रह गया है उसको डिस्कस किया जाए, और इसके बाद दिसंबर से अपना 11th रिवीजन या जो भी बात होगा उसके रिगार्डिंग बात होगा। तो 9-10 दिन में आप लोग को कल के टेस्ट के बाद एक फिगर आउट करना है। हर बच्चा अपने अपने लेवल पर करेगा, जो जो उनके डार्क जोन्स है, जहाँ जहाँ कुछ छूटा हुआ है उसको फिगर आउट कीजिए, और नवंबर दिसंबर के अंदर ही वो सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर ले, ऐसा कोशिश कीजिए। लगे तो हम लोग 5 दिन 10 दिन दिसंबर का ले सकते हैं 12 का ही पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगर मान लीजिए 12 में ही कोई ऐसा पार्ट रह गया है जो अच्छे से नहीं हुआ, तो उसको करने के लिए, क्योंकि एक बार फिर हम 11th में घुस जाएंगे तो 12 वाला पार्ट अब दोबारा कब देख पाएंगे हम लोग, हमको नहीं पता। इसलिए कल टेस्ट दो, और उसके बाद अभी हम लोग का 8 दिन इसमें है। एक आउटलाइन हम लोग बनाते हैं, और रिवीजन सेशन भी जो लगेगा वो सबका एक साथ नहीं लगेगा। हमने 2-3 ग्रुप्स में सोचा है बच्चों को डिवाइड करने के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग हर ग्रुप को अलग अलग टास्क दिए गए। तो कल के बाद हम लोग मिलते हैं, फिर आगे का क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।